हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यह बिहार स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 और 4.0 से रिलेटेड है। और जो टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ यह है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ मैं। और ये NCERT सीरीज़ है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके TRE में आ ही रहे हैं, और इसके अलावा भी आपके अदर जो एग्ज़ाम है उनमें भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन को देखे जा रहे हैं। तो NCERT आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 एंड 2 को हम कवर करेंगे। और देर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा, और सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्र निर्माण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि यह किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सेकंड में दे रखा है कि यह एक मजबूत सैन्य और रक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रतीक है। थर्ड में दे रखा है कि इसमें किसी देश के नागरिकों के बीच सामान्य पहचान और उद्देश्य की भावना का विकास शामिल है। और फोर्थ है कि यह एक संघीय शासन प्रणाली के गठन को दर्शाता है। इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि इसमें किसी देश के नागरिकों के बीच सामान्य पहचान और उद्देश्य की भावना का विकास शामिल है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में भाषा, धर्म और संस्कृति की विविधता के कारण निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियाँ उभरी हैं? और आपके ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है कि आर्थिक स्थिरता, सेकेंड में है भाषाई पुनर्गठन, थर्ड में है कि राजनीतिक केंद्रीकरण, और फोर्थ में है सांस्कृतिक आत्मसात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाषाई पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट में है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में है राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फोर्थ में है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। PM के बारे में आप बताना, प्रेसिडेंट के बारे में आपने यहाँ पढ़ लिया कि जो राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, और PM के बारे में आप कमेंट करके बताना कि कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था? इसके ऑप्शन है, ए में दे रखा है 1942, बी है 1947, सी है 1950, और डी है 1965। राइट आंसर है जो होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1950। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्र निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में भारतवर्ष के सामने निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी? प्रारंभिक वर्षों में भारत सरकार के सामने राष्ट्र निर्माण में कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी वो आपको बताना है। और ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट में है कि एक मजबूत सैन्य बल की स्थापना करना, बी में है गरीब और असमानता का उन्मूलन, सी में है क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार, और डी में है ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, यानी कि गरीब और असमानता का उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, शीत युद्ध के दौरान भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्देश्य था। शीत युद्ध के दौरान भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट के साथ जुड़ना, और ऑप्शन बी में दे रखा है कि सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी गुट के साथ जुड़ना। थर्ड ऑप्शन है सैन्य गठबंधनों में उलझने से बचे और स्वतंत्रता बनाए रखे, और फोर्थ में है एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सैन्य गठबंधनों में उलझने से बचे और स्वतंत्रता बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1950 और 1960 के दशक में भारत में राज्यों के भाषाई गठबंधन का प्राथमिक कारण क्या था? 1950 और 1960 के दशक में भारत में राज्यों के भाषाई गठबंधन का प्राथमिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे रखा है, विविध समुदायों के बीच सांस्कृतिक आत्मसात को बढ़ावा देना,
सेकेंड में है कि प्रशासनिक दक्षता और बेहतरीन शासन बनाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना और हिंदी को हतोत्साहित करना। ऑप्शन 4 है कि शिक्षा में अंग्रेजी के प्रभुत्व को चुनौती देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रशासनिक दक्षता और बेहतर शासन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है शब्द पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को संदर्भित करता है और इसे 1950 के दशक में भारत और के बीच तैयार किया गया। भारत और किसके बीच तैयार किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत और चीन के बीच। नंबर 9 है स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक नेताओं के सामने राष्ट्र निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जातीय संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है 1942 में किस घटना के कारण भारत को एक गणतंत्र के रूप में औपचारिक रूप से घोषित किया गया। 1942 में किस घटना के कारण भारत को एक गणतंत्र के रूप में औपचारिक रूप से घोषित किया गया, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे रखा है कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, सेकेंड में है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर, थर्ड में है भारत छोड़ो आंदोलन और फोर्थ में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था। और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये सारे बात को आप याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये क्लास 9 की है। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि ये क्लास 9 की है और एनसीईआरटी क्लास 9 की है और इसमें मैंने 2 चैप्टर को कवर कराया है, फर्स्ट और सेकंड। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से किया और अब जो आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है ये सेकंड चैप्टर के हैं। तो यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वेश्चन है एक दलीय प्रभुत्व के युग के दौरान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर किस राजनीतिक दल का वर्चस्व था। ऑप्शन में दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी है बहुजन पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। सेकंड क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व का युग उस अवधि को संदर्भित करता है। ऑप्शन में है 1947 से 1962 तक, ऑप्शन बी है 1977 से 1984 तक, ऑप्शन सी है 1989 से 1996 तक और ऑप्शन डी है 1998 से 2004 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक दलीय प्रभुत्व का युग उस अवधि को दर्शाता है जिसमें 1947 से 1962 तक संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक ही पार्टी का प्रभुत्व किसका परिणाम था। ऑप्शन है विपक्षी दलों को कम वोट मिले, ऑप्शन बी है चुनावी अस्थिरता, ऑप्शन सी है गठबंधन की राजनीति, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय दलों की अनुपस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विपक्षी दलों को कम वोट मिले। क्वेश्चन नंबर 4 है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन बी है चुनावी वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी है चुनाव वेडिंग मशीन और ऑप्शन डी है इलेक्टोरल वेडिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में गिरावट का प्रमुख कारण क्या था। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में गिरावट का क्या कारण था, ये पूछ रहा है। और इसका ऑप्शन दे रखा है कि क्षेत्रीय दलों का उदय, ऑप्शन बी में है एक करिश्माई नेता का उदय, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ऑप्शन डी है राजनीतिक सत्ता के लिए सभी हितों और सभी आकांक्षियों को समायोजित करने की कांग्रेस की क्षमता में लगातार गिरावट आई और अन्य राजनीतिक दलों को अधिक महत्व मिलना शुरू हो गया। और आपका राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन 4। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है 1980 के दशक में गठबंधन राजनीति के उद्भव को किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है कि किसी एक पार्टी का मजबूत नेतृत्व, ऑप्शन बी में है कांग्रेस पार्टी का विखंडन और ऑप्शन सी है विपक्षी दलों का सफाया, ऑप्शन डी है सत्ता का केंद्रीयकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कांग्रेस पार्टी का विखंडन। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में ईवीएम कब प्रयोग में आई।
भारत में ईवीएम कब प्रयोग में आई, ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है 2004, 1950, 1960 और 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2004 में भारत में ईवीएम प्रयोग में आई। क्वेश्चन नंबर 8 है कांग्रेस सिस्टम शब्द का तात्पर्य है। कांग्रेस सिस्टम शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए में है कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक संरचना, ऑप्शन बी है कांग्रेस विचारधारा पर आधारित शासन प्रणाली, ऑप्शन थर्ड है एक ऐसी प्रणाली जहां कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रही क्योंकि कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्ष के रूप में भी काम किया, और ऑप्शन डी है कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को घुमाने की एक प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एक ऐसी प्रणाली जहां कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रही क्योंकि कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्ष के रूप में भी काम किया। क्वेश्चन नंबर 9 है 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंदिरा गांधी। 1975 से 1977 के बीच जब आपातकाल भारत में लगा हुआ था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आप बताना कि किस आर्टिकल में आपातकाल की बातें की गई है। कमेंट करके आप बताना कि किस आर्टिकल में आपातकाल की बातें की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की स्थापना 1979 में की गई। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में की गई। तो ये ऑप्शन दे रखा है कि जवाहरलाल नेहरू, बी में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो किसके द्वारा की गई ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोरारजी देसाई के द्वारा मंडल आयोग की स्थापना 1779 में की गई, 1979 में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स टोटल 20 क्वेश्चन किए। एनसीईआरटी बुक से क्लास 9 के 2 चैप्टर को मैंने कंप्लीट कराया, फर्स्ट एंड सेकेंड। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, इसके कंटेंट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू।